स्कूल जाने का वक्त हो गया था और उम्र मेरी उस वक्त काफ़ी कम थी। हो सकता है कि 12-13 बरस की रही होगी। बस्ता उठाया और चल दिया। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था कुछ ज़्यादा, शुरू से ही नौटंकी देखा करता था और रामलीला देखा करता था। रामलीला में कभी कभी थोड़ा सा रोल भी मिल जाता था। दिल में ख्वाहिश ये रहती थी कि कुछ और होना चाहिए, अब बहुत हो गया भाई, कुछ और होना चाहिए। और इतने में खबर ये आई कि हो गया है, जो मैं सोच रहा था वो हो गया है। दादा साहब फाल्के ने एक फिल्म बना दी है राजा हरिश्चंद्र के नाम से, और उसका प्रीमियर जो है वो 21 अप्रैल और 1913 को है। 2-3 दिन बाकी रह गए थे। ये क्या भाई, सिनेमा क्या होता है, कैसे होगा ये? मतलब पर्दे पे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, स्टोरी लाइन होगी, ये कैसा होगा, ये क्या होगा? 20 तारीख की रात को तो नींद ही नहीं आई, 20 अप्रैल को। और 21 अप्रैल के प्रीमियर पे किसी तरीके कर करा के मैं पहुंच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा बेशुमार भीड़ है। मेरे ख्याल से थिएटर बॉम्बे का ओलंपिया था। ये प्रीमियर था, इसलिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे वीआईपीज भी थे। मैं भी लाइन में लग गया, पहुँच गया, और अद्भुत नज़ारा था वो। ऐसा तो कभी देखा नहीं था। होता रहा, चलता रहा, फिल्म देखता रहा। 40 मिनट के करीब की होगी मेरे ख्याल से फिल्म। एक नया एहसास लेकर मैं बाहर आया। मैंने धीरे धीरे लोगों से बातें भी करनी शुरू कर दी कि भाई ये तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा भाई कैसे हो गया ये सारा कुछ? मैं कहा दादा साहब फाल्के की मेहनत है, लगे रहो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता। मैंने कहा लेकिन एक कमी महसूस हो रही है, आवाज़ नहीं है सिनेमा में, जो है सामने ऐसे ही चल रहा है। ये फिल्म जो है 3 मई को ऑफिशियली रिलीज़ हुई 1913 में। प्रीमियर के बाद 3 मई को रिलीज़ हुई। अब जो बात आवाज़ की आई तो इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी। 14 मार्च 1931 को फिर वही आलम, क्योंकि आलम आरा नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसमें आवाज़ भी थी। तो अब तक तो मैं थोड़ा जवान हो चुका था, उस फिल्म को देख के लुत्फ़ आया। अब बात कुछ बन गई। अरे आप ये मत सोचिए कि सुबह सुबह उठ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं जनाब, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। हर युग में फिल्म्स का असर मेरे जहन पे इसी तरह था। आप चाहें तो उसे फिल्मोमेनिया कह लीजिए, एक बीमारी जो इस जन्म में भी है उस जन्म में भी थी। अब तो बात बन गई, बस सिनेमा और आगे बढ़ा, और देखते देखते अब आवाज़ आने के साथ संगीत भी आ गया। एक नया युग शुरू हो गया जिसे सहगल एरा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अब इसमें बात एक और भी थी कि जो किरदार पर्दे पे अपनी काम कर रहा है वो गाएगा भी। तो इसमें सहगल साहब को बड़ी एडवांटेज मिली। तो के.एल. सहगल साहब का जो युग है उसमें खूब सारे गीत हमें सुनने को मिलते हैं, अदाकारी देखने को मिलती है। कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने जो प्ले किए वो तो बिल्कुल अमर हो चुके, जैसे कि देवदास का कैरेक्टर था, या जैसे उन्हीं में एक तानसेन का कैरेक्टर था। ऐसे न जाने कितने। तो अब सिनेमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब मुझे और भी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी होने लगी। बस इतने में न जाने क्या हुआ और मैं लौट करके अपने इस जन्म में आ जाता हूँ, ये जन्म जिसमें मैं अभी दुनिया में मौजूद हूँ। मैंने देखा कि एक ही वक्त था लगभग। पहली तो बात ये कि आज़ादी की जंग के लिए इतनी मेहनत हिंदुस्तानियों को करनी पड़ी थी। 1857 में वो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ बड़े पैमाने पे। फिरंगियों को पहली बार लगा कि हिंदुस्तानी जो बड़े खामोश तबीयत दिखाई देते हैं,
वो करने पे आए तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 1857 की बात थी, इस बार हमने 2020 में भी तो वही कर दिखाया। इतनी बड़ी बीमारी जिसने कि दुनिया को हिला के रख दिया। सारी दुनिया कह रही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कमाल करके दिखाया है। अरे मैं हमेशा से ही कहता हूँ भाई, डाउन अंडर इंडिया इज थंडर। माशरा, हमारे यहाँ का आवाम इतना मजबूत है कि कोई उन्हें हिला नहीं सकता। और यही फिर आज़ादी हमें हासिल हो गई 1947 में। अब सिनेमा का रूप भी बदलने लगा। कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से सरहद पार चले गए और कुछ यहाँ रह गए। उस ज़माने का सिनेमा ज़्यादातर लाहौर में होता था। इधर की तरफ देखें फिर कलकत्ता में भी सिनेमा मौजूद है, लेकिन बॉम्बे गढ़ बन गया। और बॉम्बे में फिल्मी आसमान पर लगभग थोड़ा सा 19-20 कह दीजिए कि 3 सितारे उभरे। 1922 में पैदा हुए थे दिलीप कुमार साहब, और 1923 में पैदा हुए थे देवानंद साहब, और 1924 में राज कपूर साहब। तो जब इनकी फिल्म में आमद होती है वो भी लगभग एक ही वक्त में होती है। अगर देव साहब हम एक हैं में दिखाई देते हैं तो दिलीप साहब ज्वारभाटा में दिखाई देते हैं। और आर के यानी राज कपूर साहब तो बचपन से ही काम करने लगे थे, क्योंकि उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर साहब ऑलरेडी फिल्म में थे। लेकिन पहली फिल्म जो आर के अंडर उन्होंने बनाई, आग, और उसके बाद बरसात। तो ये 3 कैरेक्टर्स जब आ जाते हैं तो इन तीनों का काम करने का अपना अपना तरीका अलग है। एक मैनरिज्म है तीनों का, और उसमें ये आप कह ही नहीं सकते कि कौन किससे ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि अपने अपने हिस्से की कामयाबी तीनों को मिली। मतलब हिंदुस्तान में एक सकारात्मक बगावत हो गई इन तीनों कैरेक्टर्स के आने के साथ। तो कैरेक्टर्स अगर मौजूद हैं तो फिर वहाँ अगर मेल कैरेक्टर्स मौजूद तो हाँ हीरोइंस भी होंगी। पहले ज़माने की हीरोइंस जो होती थी उनकी बात अगर हम थोड़ा सा रोक लें, मतलब हम बात कंटेम्प्रेरी करें, तो इधर नरगिस हैं, मीना कुमारी हैं, मधुबाला हैं, गीता बाली, और 1956 आते आते वहीदा रहमान, और इतने सारी एक पूरी कतार हीरोइंस की मौजूद है। सबका नाम तो लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक छोटा टाइम बाउंड है मेरा स्लॉट जिसमें मुझे अपनी बात कहनी है। बड़ा ही दिलकश दौर चल रहा है। अगर हमें एक तरफ सुनाई दे रहा है अनजान नगर सुनसान डगर का धारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, और फिर दूसरी तरफ सुनाई दे रहा है ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ये दिलीप साहब मौजूद हैं, देव साहब। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अब वो सहगल इरा जो है वो तो ख़त्म हो गया था सहगल साहब की रुखसती के बाद। उसी दौर में पंकज मलिक साहब भी मौजूद थे, जगमोहन जी भी मौजूद थे, उससे थोड़ा पहले केसी डे साहब भी मौजूद थे। अब यहाँ बात बदल जाती है, क्योंकि 3 और कलाकार यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब लगभग एक ही वक्त में, और उसके थोड़ा सा बाद में किशोर कुमार साहब। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी जो मिलती है वो मिलती है मोहम्मद रफ़ी साहब को, और जो एक दर्द मुकेश साहब की आवाज़ का है वो राज कपूर साहब पे पूरी तरह दिखाई देता है। राज कपूर साहब बहुत ही कमिटेड थे, नॉट ओनली एक्टिंग बट फिल्म मेकिंग पे, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक पूरी टीम बना ली, जिसमें शैलेंद्र, हसरत, शंकर जयकिशन और मुकेश साहब, और अदाकारा में नरगिस जी। काफ़ी देर तक, मेरा ख्याल है लगभग 1956 तक ये सब काम चलता रहा। बड़ी कमाल की फिल्म्स आर.के. ने बनाई। एक बार अभी कुछ बरस पहले आर.के. के सामने से मैं गुजर रहा था, मैं रुका और रुककर मैंने सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई आर.के. स्टूडियो के सामने। मुझे बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए। और अभी पिछले बरस जब खबर ये आई कि आर.के. बिक गया, स्टूडियो ख़त्म हो गया, ढह गया, तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ था। फिर मुझे यूँ लगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जो पूरा एक युग जो है आर.के. के साथ ख़त्म हो गया। देव साहब ने अपना नवकेतन बहुत देर तक चलाए रखा, बड़ी कमाल की फिल्म उसमें बनती रही।
सिनेमा का सबसे बड़ा मज़ा यही था कि आप उसमें जाते थे, आप उसमें एंटरटेन होते थे और लुत्फ़ आ जाता था, आपको बहुत मज़ा आता था। क्योंकि उसमें सबसे पहले तो अदाकारी का मतलब ये कि जो किरदार उसमें प्ले कर रहे हैं ये तीनों, उसी किरदार को बाहर आकर के हम लोग भी हूबहू करने की कोशिश करते। वो इन तीनों का अपना एक मैनरिज्म था, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवन, अलग अलग, बिल्कुल अलग। ये तीनों कामयाब भी इसीलिए हुए क्योंकि इन तीनों का अपना तरीका बिल्कुल अलग था, कहीं एक दूसरे से कोई क्रॉस करता ही नहीं था। अच्छा दौर था। और संगीत तो जान थी फिल्म्स की। अल्फाज, कोई भी गाना जो बनता था उसमें अल्फाज होते थे, उसमें धुन होती थी और फिर गायक, और उसको फिर पर्दे पे लाया जाता था। तो अब वो प्लेबैक चूंकि मौजूद है तो अब वो फिक्र नहीं है। कोई भी हीरो जो है उसके पीछे बड़े इस्टेब्लिश सिंगर हैं, क्योंकि वहाँ मन्ना दा भी आ गए हैं, कि हाँ हेमंत कुमार साहब भी मौजूद हैं और तलत साहब भी मौजूद हैं। तो अब वहाँ एक बड़ी महफिल जम गई है मेल सिंगर्स की, और उधर एक कोना पूरा संभाला है लता मंगेशकर जी ने, क्योंकि वो नूरजहाँ जी का जो युग था वो तो ख़त्म हो गया था क्योंकि वो चली गई थी पाकिस्तान, और इधर गीता दत्त ने बड़ा काम किया। उसके अलावा कुछ और सिंगर्स थी, जोहराबाई थी और काफ़ी सारे सिंगर, लेकिन जो लता जी का मुकाम उस वक्त था वो आएगा 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 आने वाला आएगा। तो मुझे आज सुबह सुबह ये न जाने क्यों याद आ गया, क्योंकि आज भी 21 अप्रैल है, बरस 2020 है, यानी फिल्म को बने हुए 107 बरस हो गए। यानी हर युग में मेरे लिए फिल्म्स उतनी ही अहम थी, किसी भी और चीज़ से ज़्यादा। यानी पढ़ाई लिखाई जो बहुत ज़रूरी होती है, ये इत्तेफाक है कि मैं कॉलेज में बहुत जल्दी लेक्चरर हो गया, पढ़ाने लगा, 40 साल मैंने उसमें बिता भी दिए, लेकिन सिनेमा से जो मेरी मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हुई। ये कमाल है। उधर लता जी, फिर आशा जी ने भी बहुत काम किया, और दोनों आज तक हमारी ज़िंदगी को सुरीला बनाए हैं। लगभग 15 साल पहले लता जी ने तो गाना बंद ही कर दिया था लगभग, लेकिन आशा जी तो अभी तक भी गाती हैं। इसके अलावा फिर इस बीच में और बहुत सारे सिंगर्स। तो ये एक खुशी रहती थी मन में, वो जो क्लासेस के अंदर एक मोनोटनी पैदा होती थी। पढ़ाई लिखाई अदरवाइज़ बोरिंग ही होती है, करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि डिग्री लेनी है और डिग्री के लिए पास होना है, पास होकर के नौकरी तब मिलेगी, कोई नौकरी देता नहीं 10th पास को, उसके लिए आपको कम से कम MA होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए या PhD होना चाहिए। ये एक अजीब सा सोशल सिस्टम है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तालीम से ही इंसान अक्लमंद बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते, लेकिन उनकी अपनी दानिशमंदी अलग होती है। लेकिन क्या कहें, अब समाज का दस्तूर है, इसलिए जब मौका लगता था सिनेमा देखाते थे। जाके स्कूल से निकले, बोरिंग क्लासेस से बाहर आए, जाकर सिनेमा देखा और हंसते खिलखिलाते घर में खुश हो गए। तो इसी वक्त में जो सिनेमा आगे बढ़ रहा है, 3 और कमाल के इंसान वहाँ मौजूद हैं। अशोक कुमार साहब, किस्मत हिट हो चुकी थी और महल भी आ गई थी, और अशोक कुमार साहब एक पूरे सितारे की तरह से मौजूद थे, अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी बना ली थी। और उसके अलावा जो एक एक्टर मुझे बहुत पसंद आते थे, मोतीलाल साहब। मोतीलाल साहब का धन्यवाद हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि दिल्ली से अपने रिश्तेदार मुकेश साहब को वो ले आए थे बॉम्बे, और मुकेश साहब को रूबरू 2 रातें सुनने की खुशी मुझे हासिल हुई थी 1973 में शिमला में, और उनसे बातचीत भी हुई। रफ़ी साहब के घर तक तो मैं पहुंच गया था, कोटला सुल्तान सिंह, पिछले बरस उस जगह पे जहां उनका घर होता था वहां तक मैं चला गया था, और मैंने वहां जाकर महसूस किया था कि वो छोटा सा बच्चा नन्हा सा कोटला सुल्तान सिंह में कैसे घूमता होगा और कैसे उस फ़कीर के पीछे जाता होगा। और ये तो हुआ। और किशोर कुमार जो थे वो भाई थे इनके, अशोक कुमार साहब के। तो अशोक कुमार साहब का अपना मचान, मोतीलाल साहब की अपनी एक पहचान। मोतीलाल साहब की जो नेचुरल फ्लेवर थी एक्टिंग में बड़ी कमाल की थी। मोतीलाल साहब क्या करते थे, वो रोल में ऐसे उतरते थे। अगर आप देवदास में दिलीप कुमार साहब को पसंद करते हैं
तो आप भुला नहीं सकते मोतीलाल साहब को, उनकी अदाकारी। जागते रहो में राज कपूर कमाल कर रहे हैं, लेकिन आप भुला नहीं सकते मोतीलाल साहब को। अब एक फिल्म आई थी असली नकली, देवानंद साहब मौजूद हैं, लेकिन जो एक नेचुरल एक्टिंग करते हैं मोतीलाल साहब ही थे, बड़े कामयाब हुए। बस ये है कि आखिर तक आते आते वो काम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, दौर चेंज हो गया था 1965 में, आखिरी फिल्म छोटी छोटी बातें। यहाँ एक और कलाकार मौजूद हैं, बलराज साहनी साहब, जिनके बारे में अभी मैंने 13 अप्रैल को बहुत कुछ बोला था, क्योंकि इससे कम उनके बारे में कहना मुमकिन नहीं होता। बस वो मेरे सबसे पसंदीदा कलाकार हैं। पहली फिल्म धरती के लाल, उससे थोड़ा सा पहले भी कुछ काम किया, लेकिन धरती के लाल और उसके बाद 2 बीघा ज़मीन, काबुलीवाला, इतनी सारी फिल्म्स, जो फिल्म भी उन्होंने कर दी वो अपने ढंग की बेमिसाल फिल्म थी। बड़े ही पढ़े लिखे इंसान, तहजीब याफ्ता, कल्चर्ड एकदम से, क्या बात था। मतलब मैं उन्हें इतना पसंद करता हूँ कि उनकी ज़्यादातर फिल्म्स मैंने देखी हैं, और ये मैं देखता हूँ किस आसानी से वो हर रोल जो उन्हें दिया जाता है वो उसको निभा देते हैं। और खुशी ये रही कि उनके बेटे परीक्षित साहनी साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स की हैं। बलराज साहनी साहब की भी अपनी एक नेचुरल एक्टिंग होती थी। पढ़े लिखे से मतलब ये है कि वो शांति निकेतन में भी रहे, वो बापू यानी गांधी जी के संपर्क में भी रहे, वो बीबीसी में भी रहे, तो उनका जो एक टोटल वजूद बन गया था उसमें ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल दोनों का मिश्रण था। बलराज साहनी साहब महज 60 बरस में बस 1 महीना कम ही रह गया था, रुखसत हो गए थे दुनिया से। वो एक बहुत बड़ा सदमा फिल्म इंडस्ट्री के लिए था। कैसे भूलते हैं उस खामोश से चेहरे से उभरते हुए, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से वतना कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार। क्या ठहराव है। उसके बाद में तुझे सूरज कहूँगे चंदा, क्या ठहराव है। द फाइनेस्ट। वर्ल्ड सिनेमा में कुछ सीन्स जो याद किए जाते हैं, उसी तरह 2 बीघा ज़मीन और वक्त के सीन्स जो बलराज जी से जुड़े हैं वो भी किसी से भी कम नहीं है। उनकी अपनी एक अलग ही अजमत है। तो ये सब कुछ चल रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस दौर के आने से थोड़ा पहले पृथ्वीराज कपूर साहब और सोहराब मोदी साहब अपना अलग से काम कर रहे थे, जो पारसी थिएटर है उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपना काम कर रहे थे। और पृथ्वीराज कपूर साहब को लेके जो कुछ फिल्म बनाई थी सोहराब मोदी साहब ने, वो बड़ी कमाल की फिल्म बनी थी और बड़ा एक पावरफुल वजूद होता था पृथ्वीराज कपूर साहब का। इसी वक्त में सिनेमा कमाल कर रहा है कि भारत भूषण साहब भी मौजूद हैं और प्रदीप कुमार साहब भी मौजूद हैं। भारत भूषण साहब की बैजू बावरा हिट हो गई 50s में, और प्रदीप कुमार साहब की नागिन हिट हो गई, और चलता रहा सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ में। अब क्या कहानी बनती है इसमें कि सिनेमा का जो कशिश है, अगर हम देखें 2017 के बरस में एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 1900 से ज़्यादा फिल्म बनी थी, एक सर्वे के मुताबिक। मतलब सारी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अकेली बॉम्बे में नहीं है, हर राज्य में अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे साउथ की अपनी फिल्म्स हैं, कलकत्ता की अपनी फिल्म्स हैं, मलयाली, ये सब फिल्म्स मिलाकर। और 300 से कुछ ज़्यादा फिल्म तो हिंदी में भी बनी थी, हो सकता है 336 बनी हो मेरे ख्याल से। तो अब ये जो फिल्म्स हैं, ये सारी की सारी फिल्म्स तो चलती नहीं। फिल्म जो हैं उसका क्राइटेरिया होता है बॉक्स ऑफिस।
बॉक्स ऑफिस पे अगर पैसा अच्छा कमा रही है फिल्म तो वो हिट मानी जाती है। मेरे ख्याल से पहली फिल्म जो बड़े पैमाने की हिट मानी जाती है वो 1949 की फिल्म अंदाज है, अंदाज। उसके बाद फिर 1957 में आती है मदर इंडिया और फिर 1960 में मुगल आजम। ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था सारा सिलसिला। अंदाज फिल्म की खूबसूरती ये थी कि पहली बार और आखिरी बार राज कपूर और दिलीप कुमार एक फिल्म में इकट्ठे काम कर रहे थे। पहली बार महबूब साहब की फिल्म थी, संगीत बड़ा कमाल का था। और आग में अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। नौशाद साहब, मजरूर साहब, मुकेश साहब। लेकिन इसमें मुकेश साहब ने जो गीत गाए थे वो दिलीप साहब के लिए गाए थे ज़्यादातर, और इसके साथ लगने लगा था कि दिलीप साहब पे भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। जैसे कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, 1958। लेकिन और मधुमती, क्या सुहाना सफ़र। लेकिन दिलीप साहब के लिए ज़्यादातर गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाते थे। जैसे देवानंद साहब के लिए कभी कभी मोहम्मद रफ़ी साहब, और कभी कभी किशोर कुमार साहब। देव साहब के लिए मुकेश साहब बहुत कम, क्योंकि राज कपूर साहब के लिए तो ज़्यादातर गीत, जब तक कि बीच में एक थोड़े से पीरियड के लिए मन्ना दा ने भी बहुत गाए। ये जो फिल्म आई थी चोरी चोरी, श्री 420 इनमें, या परवरिश इनमें। लेकिन मुकेश साहब की आवाज़ तो बहुत फबती थी राज कपूर साहब पे। फिल्म का पहिया आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारी ज़िंदगी भी बढ़ती चली जा रही है, हम भी बचपन से जवानी की तरफ कदम रुक चुके हैं। अब वो डर नहीं रहता था कि स्कूल से भागकर पहले फिल्म देखो और फिर बहाने मारो घर आकर के, वो डर नहीं रहता था। अब तो आराम से आपकी जेब में पैसे हैं। जैसे वो जो 60s का बरस था, मेरे ख्याल उसमें आगे का टिकट तो, हम भाई इतनी हैसियत हमारी औकात यही थी, आगे का टिकट 52 पैसे का हो जाता था, 80 पैसे का हो गया था बाद में, 80 पैसे। और पीछे की साइड जो प्राइम मानी जाती थी, प्रीमियर, वो 1.75 हो गई थी। और उसके बाद ऊपर तक जाते हुए 3 रुपये में तो बैल्कनी मिल जाती थी। आज के ज़माने के हिसाब से सोचिए क्या दौर रहा होगा। तो उस ज़माने की एक्टर्स की बात हम करें तो वो, जैसे फिल्म्स की बात करें तो जो बड़ी कामयाब फिल्म उसमें हैं, उसमें मधुमती भी बड़ी कामयाब फिल्म है। बिमल दा तो अपने ढंग के एक अलग ही फिल्म मेकर थे, और उनका धन्यवाद हम इसलिए भी करते हैं कि उनके कुर्ब में जो 2 इंसान आए, उन्होंने भी आगे चलकर सिनेमा को एक नई दिशा दी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब का अपना एक तरीका बिल्कुल है, और इधर गुलजार साहब। अभी ये सारा सिलसिला चल ही रहा है, क्योंकि एक लहरों का रेला है और एक लहरों का मेला है फिल्म इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर हम देखते हैं, लहरें एकदम यूं उठकर आती हैं और उसके बाद शांत होकर किनारे से फिर वापस लौट जाती हैं। ऐसा ही फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी में भी होता है। मुस्तकिल वहाँ कुछ भी नहीं है, आप वहाँ तब तक हैं जब तक आप कामयाब हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं कहूँ ब्रूटली, वो किसी को बख्शती नहीं। अच्छे से अच्छे धुरंधर, अच्छे से अच्छे सिकंदर भी वहाँ वक्त की धुंध में गुम हो जाते हैं। अब समय आ गया लगभग 1958, 57, 58 का, क्योंकि ये तीनों कमाल कर रहे हैं अपना। इसी बीच में 3 स्ट्रगलर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो 3 स्ट्रगलर जो हैं, उसमें राजेंद्र कुमार साहब हैं, और उसमें शम्मी कपूर साहब हैं, उसमें राजकुमार साहब हैं। तीनों अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार साहब तो दीवाने थे दिलीप साहब के। शम्मी कपूर साहब ने शुरू में थोड़ी सी कुछ सीरियस फिल्म्स की जो ज़्यादा नहीं चली, और राजकुमार का अंदाज़ बड़ा अनोखा था, उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी कमाल की थी। तो राजेंद्र कुमार तो देखते देखते इतने हिट हुए कि उनको सिल्वर जुबली कुमार कहना। उस ज़माने में क्या होता था कि 25 हफ्ते पे फंक्शन होता था, 25 हफ्ते
अब तो 25 दिन जब होते हैं फिल्म्स के तो लोग लिख के लगा देते हैं कि 25 डेज कंप्लीटेड। वहाँ 50 पे जाके गोल्डन जुबली भी होती थी। ऐसे ऐसे दौर थे वो, ऐसे ऐसे ज़माने थे। शम्मी कपूर ने भी फिर आफ्टर ऑल अपना अंदाज बदला और तुम सा नहीं देखा, उसके बाद नेवर लुक्ड बैक। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हिट फिल्म। उसके बाद उनकी भी तो फिर तो चल पड़ा सिलसिला, दिल दे के देखो भी है और दिल तेरा दीवाना भी है। फिर कोई नहीं रोक पाया शम्मी कपूर साहब को, और बाद तक आते वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए थे। और इसी वक्त में जो राजकुमार साहब हैं उनका अपना एक अंदाज़ अलग ही है। इसी समय में एक रेडियो अनाउंसर हैं, 1955 के करीब का वक्त है, रेडियो सिलोन पे भी काम करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं एक्टर्स को, बलराज दत्त। और बलराज दत्त जो हैं वो भी फिल्म्स में आ गए। सुनील दत्त के नाम से पहली फिल्म उनकी रेलवे प्लेटफॉर्म 1955। ये पर्सनैलिटी अपने ढंग की अलग ही है। ये तो इंसान ही बिल्कुल अलग तरह के थे। 2 बार मुलाकात का मौका सुनील दत्त साहब से मिला, तो इसका मतलब इतने करीब से मैंने उन्हें देखा, उनसे बात भी हुई। डेयरिंग, जिसे कहना जट पंजाब, बिल्कुल एकदम से, मतलब उन इलाकों में पहुंच जाते थे जहां तक कोई सोच नहीं सकता था। डायरी के एक पन्ने पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि जब तक आप किनारों को छोड़कर नहीं जाते तब तक आपको नए आसमान नहीं मिलते। तो ऐसा सोच। एक मर्डर केस हुआ था उस ज़माने में, उस पर फिल्म बना दी ये रास्ते हैं प्यार के। और उसके अलावा यादें एक ऐसी फिल्म बनाई जो वर्ल्ड सिनेमा में बिल्कुल अलग थी। एक किरदार, एक ही एक्टर सब कुछ कर रहा है उसमें। और उसके बाद 1963 की फिल्म उनकी मुझे जीने दो। ये थोड़ा सा दौर ऐसा था कि इसमें डाकुओं के ऊपर फिल्म्स होने लगी थी। राज कपूर साहब ने भी बनाई थी जिस देश में गंगा बहती है, दिलीप साहब ने भी बनाई थी गंगा जमुना, और इधर सुनील दत्त साहब ने। उसके बाद 70s में तो डाकुओं पे फिल्म का पूरा एक तौर तरीका बन गया। तो सुनील दत्त साहब बड़े कामयाब प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, एक्टर भी। उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने बड़ा नाम किया। उनकी रुखसती भी दुखदाई थी। जैसा मैंने अभी आपसे बताया ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक मुस्तकिल कुछ भी नहीं है, बड़ी तेज़ी के साथ में दौर चेंज हो जाते हैं। बड़ी बढ़िया फिल्म सुनील दत्त साहब ने बनाई थी एक, एज प्रोड्यूसर एंड एज एक्टर, रेशमा और शेरा। उस फिल्म को राजस्थान में जाकर जैसे उन्होंने कविता लिख दी होती है रेत पे, इतनी दिलकश फिल्म थी वो। जयदेव साहब का संगीत था उस फिल्म में। फिर वक्त करवट ले रहा है और समय बदलता है। यहाँ आकर के एक अगली लहर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं पहले आपसे बता दूं कि मैं तो एक छोटे से शहर में रहता हूं और सपने मेरे बड़े बड़े कि उन फिल्म्स के कलाकारों के बारे में मैं बचपन से ही सोचता रहता था। और वो सारी माया नगरी बॉम्बे, तो मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। हाँ, एक ज़रिया था कि उस ज़माने में कुछ बड़ी बढ़िया मैगज़ीन्स आती थी, जैसे युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, ये हिंदी में आती थी। फिल्म फेयर तो हर युग में कमाली होता था। एक स्क्रीन आता था फ्राइडे को, पेपर बहुत बड़ा अखबार, और एक पिक्चर पोस्ट। इन सबको मैं उस ज़माने से पढ़ता रहता था। तो मेरा जो फिल्मी इल्म है वो मेरे अन्य सहपाठियों से और ज़्यादा होता था कि जब वो पढ़ाई लिखाई, मैथ, साइंस ये सब कर रहे होते तो उस वक्त मैं ये फिल्मी मैगजीन्स पढ़ रहा होता था। रेडियो पे नज़र रहती थी, रेडियो पे कान रहते थे, नज़र तो नहीं रहती थी, कान रहते थे। बिनाका गीत माला का इंतज़ार ऐसे करता था मैं बुधवार की रात को 8 बजे कि बस क्या कहें। मालूम हो जाता था, अंदाज़ा हो जाता था इस बार का जो टॉप गीत कौन सा होगा। मीन्स यानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, सेहत सलामती के लिए दुआ। उस रोज़ आपसे मुलाकात हुई थी देवानंद साहब की पार्टी में, तो मुझे आज भी याद आता है कि अमीन सवानी साहब की आवाज़ क्या गूंजती थी, क्या खूबसूरत आवाज़ थी। तो बिना का गीत माला हमारी जान थी। और बस इसी तरह से गीत हम सुनते भी रहते थे बहुत सारे। तो हमें ये मालूम हुआ कि एक ही वक्त में 3 लोग वहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक तो पंजाब से आए हैं धर्मेंद्र जी, और एक दिल्ली से आए हैं हरिकृष्ण गोस्वामी जी, और तीसरे तो बॉम्बे की पैदाइश हैं और परिवार पूरा रौनकी शशि कपूर साहब। हरिकृष्ण गोस्वामी बड़े एम्बिशियस इंसान, बचपन में क्या जवानी में कहीं
दिलीप कुमार साहब के दीवाने थे और ख्वाहिश रहती थी कि कभी ना कभी फिल्म्स में अगर पहुंच गया तो अपना नाम मैं रखूंगा मनोज कुमार। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार साहब के इतने दीवाने थे कि शबनम फिल्म जो दिलीप साहब की थी उसमें उनका नाम मनोज था, तो इन्होंने जब फिल्म्स में एंट्री की तो अपना नाम मनोज किया, बड़ी कामयाबी हासिल की। बैनर ने ऐसी ऐसी फिल्म्स बनाई और एक अलग ही जॉनरा इन्होंने पैदा किया उसमें, जैसे उपकार फिल्म के साथ में, और सोशल इश्यूज़ को लेकर जैसे पूर्व पश्चिम में एक पूरा युग मनोज कुमार साहब का है, ऐसा कमाल है। उधर धर्मेंद्र साहब ने भी आकर के इतनी जगह बड़ी जल्दी बना ली थी अपनी। शोला और शबनम, दिल भी तेरा, हम भी तेरे के बाद में जब फूल और पत्थर आती है तो फिर तो वो एकदम से ही मैन के रूप में जाने जाते। शशि कपूर खामोशी से चुपचाप अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन जब जब फूल खिले के ज़रिए शशि कपूर साहब भी छा गए। बड़ा ही अलग स्टाइल होता था, मुझे देखने में इतने सज्जन लगते थे वो, और कहाँ वो हंसता खेलता किरदार शशि कपूर साहब का जब जब फूल खिले में और हसीना मान जाएगी में, और कहाँ मुहाफिज का वो थका हारा शायर, क्या रोल अदा करते थे, बड़ा कमाल के। तो ये अगली लहर है और इस लहर का अपना एक फुसूं है। ये सारे के सारे एक्टर्स जो थे इतने कामयाब। शशि साहब कुछ अर्सा पहले रुखसत हो गए, मनोज साहब ने भी बहुत अच्छा फिल्म बनाई और अब काफ़ी अरसे पहले फिल्म बनानी बंद कर दी। धर्मेंद्र जी मौजूद हैं, जहाँ वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ साथ जहाँ मौका लगता है वो एक्टिंग भी करते हैं, क्योंकि शो गोज़ ऑन। इतने सारे सितारे होते थे और इन्हीं सितारों के बीच में एक ध्रुव तारा, नाम था गुरुदत्त। गुरुदत्त ने जो शुरू की जो फिल्म्स बनाई वो एंटरटेनिंग फिल्म्स होती थी, जैसे जाल वगैरह फिल्म उनकी शुरू की है, मिस्टर एंड मिसेस 55 या आर पार। उनका फिल्म बनाने का तरीका ही अलग था। गुरुदत्त साहब के बारे में मैं बहुत कुछ जान सका था, क्योंकि गुरुदत्त साहब की जान होते थे उनके सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति साहब, और मैं वी.के. मूर्ति साहब के यहाँ बेंगलोर में एक दोपहर को पहुँच गया था कई बरस पहले। 2 घंटे बैठकर हम लोगों ने बातें की, तो जो बातें मुझे गुरुदत्त के बारे में या गुरुदत्त की फिल्म मेकिंग के बारे में पता लगी, बहुत ही कमाल। क्योंकि उन्हीं दिनों वी.के. मूर्ति साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड जो था ये एक ही, आज इससे पहले किसी टेक्नीशियन को नहीं मिला था। ये कमाल की बात है, क्योंकि इतना बड़ा नाम वी.के. मूर्ति साहब। उनसे मुलाकात हुई थी, खूब बात हुई थी गुरुदत्त साहब के बारे में। कुछ अर्से बाद वी.के. मूर्ति साहब रुखसत हो गए। गुरुदत्त की फिल्म मेकिंग बड़ी अलग थी। 1957 में जब प्यासा उन्होंने बनाई, वो बड़े सीरियस फिल्म मेकर हो गए थे प्यासा के बाद। प्यासा बड़ी कामयाब हुई क्योंकि प्यासा का संगीत बड़ा काम हुआ। एस.डी. बर्मन साहब तो ऑलरेडी जाना पहचाना नाम थे, लेकिन साहिर लुधियानवी साहब की जो कलाम इसमें इस्तेमाल हुए वो अपने ढंग के अलग ही थे। इत्तेफाक ये है कि इस फिल्म के बाद कुछ तकरार रही होगी, जो साहिर और एस.डी. बर्मन साहब ने साथ काम नहीं किया। अब 1959 की फिल्म बना रहे हैं गुरुदत्त साहब, कागज़ के फूल। कागज़ के फूल में एस.डी. बर्मन तो मौजूद हैं, लेकिन कैफ़ी आज़मी साहब ने जो उसमें गीत लिखे हैं, अभी तक भी कैफ़ी आज़मी साहब का काम बड़ा कमाल का चल रहा था। लेकिन इसमें जैसे बिछड़े सभी बारी बारी, या वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। कागज़ के फूल के बाद फिर चाँदनी का चांद सुपर हिट फिल्म थी। उसका तो गाने, टाइटल सॉन्ग ही कमाल। शकील बदायूनी साहब ने इतना खूबसूरत गीत लिखा था, रफ़ी साहब की धुन पे रफ़ी साहब ने गाया था। और फिर फिल्म थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं। साहिब बीबी और गुलाम, ये भी बड़ी कमाल की फिल्म थी। गुरुदत्त साहब बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए। 39 बरस की उम्र में 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त रुखसत हो गए थे। ताज्जुब होता है कि सिनेमा के बारे में जब मैं ये सारी बातें मैं आपसे बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ मेरे पास उस के लिए कहने को है। सिनेमा के लिए फिल्मोमेनिया है, आप इसे चाहें तो फिल्मोमेनिया कह लीजिए। ये युग भी ख़त्म होता है, क्योंकि 1969 में वो इठलाता बल खाता सा नौजवान आ जाता है जिसका नाम है राजेश खन्ना, जिन्हें लोग काका जी के नाम से जानते थे।
दरअसल ये एक एवलांश था, ये एक बर्फ का तूफान था, और इस सब को तो हमने अपनी आंखों से देखा था। 1969 आराधना, शक्ति सामंत साहब की कमाल की फिल्म। शक्ति सामंत साहब बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, और उनकी फिल्म्स में मुझे उनकी एक एंटरटेनर जो है इवनिंग इन पेरिस मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आराधना जो उन्होंने फिल्म बनाई है, इसके ज़रिए जहाँ संगीत कमाल था इसका, वहीं काका यानी राजेश खन्ना तो नेशनल हीरो हो गए। ऐसी कामयाबी भी इससे पहले कभी किसी को मिली नहीं थी। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने में, हमने देखा कि लड़कियां दीवानी हो गई हैं, तस्वीरें काट के रखती हैं अखबारों से, मैगजीन से। बल्कि कुछ जगहों पे तो ये कि जो छोटा सा शीशा रखा होता है ना स्टडी टेबल के ऊपर, उसके नीचे भी राजेश खन्ना की तस्वीर। भाई कमाल है, ये कैसे हो पाया, बात कुछ समझ नहीं आई। इंटेंस एक्टर तो थे राजेश खन्ना। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, ठनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सारी गीत आनंद के कमाल थे, और बड़ा इंटेंस फिल्म थी आनंद। इस फिल्म से तो एक अलग ही जगह मिल गई थी राजेश खन्ना को। इसके बाद उन्होंने सफ़र भी की, खामोशी भी की, एक अलग तरह का सिनेमा वो करते रहते। सलील चौधरी साहब ने कमाल किया था, जैसे मधुमती में बहुत ही कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलील चौधरी, और ये गीत योगेश जी ने इसमें लिखे थे। वो भी काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर के उन्हें मकबूलियत हासिल हुई थी। अब राजेश खन्ना इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, राजेश खन्ना पे टाइम नहीं होता था। जो फिल्म आ रही है वो हिट है, यानी राजेश खन्ना नाम का मतलब ये होता था फिल्म का हिट होना। बड़ी स्पॉन्टेनिटी थी उनकी एक्टिंग में, उनकी अदाकारी में। वो जो ये जो करते थे ना रोमांस, तो मतलब रोमांस को एक तरीके से उन्होंने रिवाइव किया। रोमांस उनकी फिल्म्स में जैसे रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अब देखिए इस गीत को सुनिए, ये मेरे ख्याल से मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर पिक्चराइज्ड। जहाँ इसमें धुन का कमाल है बर्मन दादा की, इसमें जो मनोरी सिंह साहब का सेक्सोफोन है उसे भी ज़रा इत्मीनान से सुनिए। और किशोर दा तो अब छा गए थे, पहले ही छा गए थे ये, लेकिन 1969 के बाद तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं है किसी के लिए अरसे तक। तो राजेश खन्ना की कामयाबी, लेकिन हायर द राइज बिगर द फॉल, ये भी जीवन का एक सत्य है। जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही नीचे तक तेज़ी से गिरने का डर भी रहता है, और ऐसा राजेश खन्ना की ज़िंदगी में हुआ। आखिर तक आते आते हैरत हुई कि जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अभी तक सारे स्टार होते थे, पहली बार एक सुपर स्टार लफ्ज़ कॉइन होता है। मेरे ख्याल से अगर टर्निंग पॉइंट की बात कहें तो वो 1973 में एक एक्टर जो काफ़ी अरसे से फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, वेरी इंटेंसली काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने जब एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में एक पुलिस स्टेशन में कुर्सी पे लात मार करके ज़ोर से कहा कि बैठो तब जब कहा जाए, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अरे वाह भाई, ऐसा तो देखा नहीं था इससे पहले कभी। और वो सामने जो है वो इलाके का गुंडा है, दादा शेर खान, प्राण साहब उस रोल को कर रहे हैं। प्राण साहब तो देखते रह गए भाई। ये तो इसका मतलब ये जो लात कुर्सी पे पड़ी, ये उस कुर्सी पे भी लात पड़ गई जो राजेश खन्ना अभी तक लिए हुए थे। क्योंकि फिल्म की जो पब्लिक है ना, कह तो दिया था एक गीत में राजेश खन्ना साहब ने कि ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सब इसको पता ही नहीं लगता कब किसके साथ क्या कर बैठे, इसका मालूम नहीं। सुपरस्टार की रुखसती होती है फिल्म से, उनकी एक्टिंग में आखिर तक आते कोई कमी नहीं थी,
लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया। और ये जो नए एक्टर आए अमिताभ बच्चन, 1969 में भी हमने इनको देखा था 7 हिंदुस्तानी फिल्म में। एक रेल में, ट्रेन में बड़ा इनका इंटेंस सीन है, बड़ा इंटेंस सीन इनका है। उसके बाद हमने इनको बॉम्बे टू गोवा में भी देखा था फाइट करते हुए। कहा जाता है कि ये जो फिल्म है ये इत्तेफाक, मैं तो ज़िंदगी को इत्तेफाक कहता हूँ, ज़िंदगी इत्तेफाक है। 1965 की फिल्म गाइड एक इत्तेफाक है। कहाँ बननी थी वो फिल्म, डायरेक्टर बदलते चले गए, दादा बीमार हो गए, अपने बर्मन दादा। देव साहब का कमिटमेंट विजय आनंद के साथ फिल्म बना के दी। तो इधर अमिताभ बच्चन की आमद हो जाती है, वो 1969 और ये 2020। देखिए कमाल है ना, 50 बरस पूरे हो गए हैं उनके फिल्म इंडस्ट्री में। 2007 में देवानंद साहब की पार्टी में भी उन्हें देखा था मैंने, बहुत करीब से देखा था। और अभी हमारे दोस्त कमलजीत साहब के बेटे की जो एग्जीबिशन थी 15 अक्टूबर को 2019 में, तो 50 बरस जब अमिताभ साहब के पूरे तब भी हमने उन्हें देखा, जो कि चीफ गेस्ट उसमें जया जी, अमिताभ बच्चन, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब थे। उसमें ऑफकोर्स कियारा अडवाणी भी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को हम 35 मिनट तक लगातार देखते रहे। मैं मतलब वो सारे बच्चे की हमारे देख रहे हैं तस्वीरें जो बनाई हैं, पेंटिंग्स, और हम अमिताभ बच्चन साहब को देख रहे हैं। यार ये क्या इंसान, मतलब पर्सन टू पर्सोना इंसान कैसे बन जाता है, ये तो उस दिन देखा। वेरी इंटेंस एक्टर, उन्होंने तो फिल्म इंडस्ट्री को रीराइट कर दिया। 60s का सिनेमा अगर आप देखें, उसका एक फॉर्मेट होता था। उसमें क्या होता था कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक साइड हीरो है, एक साइड हीरोइन है, मतलब हीरोइन की सखी तो होनी है। एक कॉमेडियन का पूरी जगह होती थी। जैसे आपको याद है उस ज़माने में शुरू में राधा किशन होते थे, गोप होते थे। थोड़ा इधर की तरफ आए तो जॉनी वॉकर साहब आए, महमूद साहब आए, फिर राजेंद्र नाथ आए, और न जाने कितने सारे कॉमेडियंस को एक पूरी जगह मिलती थी फिल्म में। और एक विलन भी होता था, प्राण साहब का आपको याद ही है। प्राण साहब तो विलन ऐसे थे कि एक अरसे तक किसी ने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा, क्योंकि जब वो आते थे आंखें क्या इस्तेमाल करते थे और ज़बान क्या इस्तेमाल करते थे प्राण साहब। तो पूरा एक तरीका होता, डायरेक्टर जानता था कि इन सबको मिलाकर संगीत जोड़ के फिल्म को बनाकर तभी आगे निकालना है। अमिताभ बच्चन की आमद के बाद फिल्म इंडस्ट्री वो नहीं रही, उसमें सभी कुछ वर्चुअली एक इंसान में मर्ज हो गया। तो वो वन मैन कारवां बन गया एक तरह से। धीरे धीरे देखते देखते वो सिलसिला जो था वो ख़त्म होता चला गया। अमिताभ बच्चन साहब आज भी उसी बुलंदी के साथ में एक्टिंग करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जैसे उनकी फिल्म पिंक देखी थी, या फिर उनकी फिल्म बदला देखी थी, 102 नॉट आउट देखी थी, उसमें तो वो गाते भी बड़ा अच्छा है भाई। भाई बहुत ही अच्छा गाया है। मैं क्या कहूँ कि अगर 59 में गीता दत्त जी ने कमाल किया था, तो यहाँ अमिताभ बच्चन साहब ने इतना अच्छा इस गीत को गाया है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, उन्हें आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी इन टोटलिटी। वो एक अलग ही किस्म की शख्सियत है। बस यहाँ के बाद सिनेमा फिर अपना रंग बदल देता है। इसके बाद की कहानी का जिक्र मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि 1973 में जंजीर का आना, 75 में दीवार का आना, अमिताभ साहब का और इस्टेब्लिश हो जाना, और 1975 में आ जाना शोले का, जो एक लैंडमार्क है फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में। और यूँ भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कोई मैं फिल्म रिसर्चर नहीं हूँ, फिल्मोफिल तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं, फिल्मों मेनिया में रहता हूँ। मैं कोई फिल्म रिसर्चर नहीं हूँ, इसलिए जो बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये रैंडम है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ ला करके रोक देता हूँ। और इसी बीच में एक बाकमाल फिल्म मुग़ल आज़म को हम कैसे भूल सकते हैं। मेरा ख्याल है 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई थी वो फिल्म। छोटा सा था मैं, हमारे यहाँ एक सिनेमा होता था, जब जिन सिनेमा घर में हम घूमते रहते तो वहाँ शाम को ही इतनी भीड़ लग गई थी, इतनी भीड़ शाम को, मतलब अगले दिन फिल्म रिलीज़ होनी है, रात से ही लोग खड़े हो गए थे टिकट लेने के लिए। और टिकट लेने का भी अपना एक मज़ा होता था। जब हम स्कूल से जाते थे निकल कर टिकट लेने के लिए, तो लाइन लगी होती थी और उसमें जाकर खिड़की के अंदर हाथ दे दिया। कोई कायदा कानून नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं होता था उसमें, जिसका हाथ चला गया और टिकट लेकर के बाहर निकालना कौन सा आसान होता था। कभी कभी तो टिकट फट भी जाता था। क्या दिन थे, सिनेमा का नशा ही अलग था।
तो मुग़ल आज़म को कौन भूल सकता है, एक लाफानी फिल्म है। 73 की 72 की पाकीज़ा को कौन भूल सकता है। महाजबी ने जो किरदार उसमें अदा किया था, उसके कुछ ही अरसे के बाद उनका इंतकाल भी हो गया था। तो ये लैंडमार्क्स हैं हिंदुस्तानी फिल्म। मैंने सारा जिक्र जो किया है अपना हिंदी फिल्म का ही किया है, चूँकि मैं ज़्यादातर हिंदी फिल्म ही देखता था और ज़्यादातर हिंदी फिल्म ही मैं देखता हूँ। तो मुग़ल आज़म का कमाल है, गाइड का कमाल है, शोले का कमाल है। सब फिल्में अपने अपने में बिल्कुल अलग तरह की फिल्म हैं। डायरेक्टर्स कैसे कमाल के मौजूद हैं वहाँ पर। बिमल रॉय साहब भी हैं, महबूब साहब भी हैं, ऋषिकेश मुखर्जी। तो इधर 73 के बाद में अमिताभ बच्चन का युग है। इस एक पर्सनैलिटी को या इस पर्सोना को बनाने में जिनका नाम है बहुत ज़्यादा, वो सलीम जावेद साहब हैं। सलीम जावेद साहब ने क्या किया था कि वो एंग्री यंग मैन की एक इमेज जो ला कर दी, वो दरअसल 70s जब शुरू हुए थे तो यूथ की एक अजीब सी अनसर्टेनिटी थी। वैसे 60s में ही शुरू हो गया था, लेट 60s में ही यूरोप में शुरू हो गया था। तो वो जो यंग मैन का अप्रोच था, तो उसको एक दिशा दी थी सलीम जावेद ने, और इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल की। इससे पहले उन्होंने सीता और गीता भी लिखी, अंदाज भी लिखी, और इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल कर। जो फिल्म का पोस्टर लगा होता तो उस पर लिखा था सलीम जावेद प्रेजेंट, या सलीम जावेद की फिल्म, और नीचे जंजीर। मैं सोचता हूँ कि ये तो बड़ा कमाल है कि जंजीर में मैंने सुना है कि प्रकाश मेहरा जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने पहले ये रोल शायद देवानंद साहब को भी ऑफ़र किया था। ये रोल उन्होंने ऑफ़र किया था राजकुमार को भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और इधर शायद प्राण साहब की रिकमेंडेशन पे अमिताभ बच्चन साहब को इसमें मौका मिला था, और अमिताभ बच्चन साहब इस बात के लिए पूरा धन्यवाद प्राण साहब का करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का युग शुरू होता है, और इत्तेफाक ये भी है कि इसी वक्त में एक और सिनेमा शुरू हो जाता है, एक जिसे न्यू वेव सिनेमा कहते हैं। वो 1973 में फिल्म आती है अंकुर। वो मुझे यूँ लगता है कि शायद न्यू वेव सिनेमा तो बहुत पहले बन गया था। 46 में अगर धरती के लाल को देखें तो वो भी न्यू वेव सिनेमा था। 53 की अगर हम 2 बीघा ज़मीन को देखें, वो भी न्यू वेव सिनेमा ही था। तो ऐसा फिल्मों को कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। फिल्म क्रिटिक जो होते हैं वो अपनी सहूलियत के लिए ये सब कुछ कर देते हैं, वरना सिनेमा होता है। कौन फिल्म बनाता है पिटने के लिए? हर इंसान फिल्म बनाता है फिल्म को कामयाब बनाने के लिए। तो इसी बीच में 1960s के शुरू में गवर्नमेंट ने फिल्म इंस्टीट्यूट बना दिया था पूना में, और धीरे धीरे वो भी अपनी जगह बना गया। और वहाँ बड़े कामयाब एक जो गुरु होते थे रोशन तनेजा जी, जिनका भी कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, बड़े कामयाब एक्टर वहाँ से निकले। शत्रुघ्न सिन्हा, जया बहादुरी, नवीन निश्चर, इन लोगों ने तो बहुत ही ख्याति प्राप्त की। और उस ज़माने में अनिल धवन साहब की बड़ी फिल्म आती थी। और उसके बाद में फिर अगला जो पीरियड आया उसमें शबाना आज़मी, ज़रीना वाहब, हमारे दोस्त कमल जी साहब, ये एक ही बैच के थे। ये 73 बैच था इनका। और इन्हीं के बीच में शैलेंद्र सिंह, वो फिल्म्स में ना करके ज़्यादा वो सिंगिंग में उन्होंने ज़्यादा काम किया। बॉबी के गाने उनके बड़े हिट हुए। तो ये एक न्यू सिनेमा आ गया। सिनेमा क्या कहूँ, वैसे 1970 में जो मेरा नाम जोकर बनाई थी, वो भी अपने आप की राज कपूर साहब की एक अलग ही फिल्म थी, लेकिन न जाने क्यों पब्लिक को पसंद नहीं आई। कमाल की फिल्म बनी थी, लंबी हो गई है एक अलग बात है। राज कपूर से रुकने वाले इंसान थे नहीं। उन्होंने अपना 1973 में बॉबी बनाई, सुपर हिट फिल्म। सुपर के साथ एक और लफ्ज़ लग रहा है, सुपर डुपर। जब क्रिटिक्स की तसल्ली एक शब्द नहीं होते दूसरा लगा देते हैं। जैसे अब सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, तो अमिताभ बच्चन साहब के लिए जो वर्ड क्या है कॉइन, वो है सदी के महानायक। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े नायक हैं या महानायक हैं, वो जानते हैं कि वो क्या है। तो जया बहादुरी जी की अपनी मौजूदगी फिल्म्स में, जो उनकी शुरू की गुड्डी है, या उसके बाद में एक अजीब किस्म का चेंज आया था। रेखा आ गई थी फिल्म में, सावन भादो उनकी बड़ी हिट फिल्म गई थी। और इधर अगर हम देखें तो जया बहादुरी आ गई थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ज़रीना वहाब, उनको भी अच्छा काम मिला था। अजीब सा मिश्रण था कुल मिला करके फिल्म्स का। तो ये न्यू वेव सिनेमा में इसी में से जो प्रोडक्ट होती है वो ओमपुरी साहब और हमारे बड़े कमाल के एक्टर नसीरुद्दीन साहब भी आते हैं। सिनेमा तो सिनेमा है। सिनेमा की अपनी पहचान यही है
देखिए फिल्म में मेन मकसद तो टू एंटरटेन है, टू एंटरटेन एंड टू डिलाइट पीपल। अब आप देखिए कि दिन भर हिंदुस्तान की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग बड़े मेहनती हैं। यहाँ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बड़ा मेहनती है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो किसान है या और कोई काम करता है, ऑफिस में काम करता है, क्लर्क है। एक बड़ा हिस्सा तो हिंदुस्तान का ये है। तो इनको क्या होता है कि सिनेमा इनके लिए एक टॉनिक है, और इसलिए वो सिनेमा ज़्यादा कामयाब होता है जहाँ ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग होती है और जहाँ हंसते खेलते उठते हुए लोग आ जाते हैं। सिनेमा पूरी तरह से एक बुखार है हमारे हिंदुस्तान में। दो ही चीज़ें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, एक सिनेमा और दूसरा क्रिकेट। सिनेमा का अपना मज़ा ये है कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो वो जो कमाल की फिल्म जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, फिर उसके बाद 75 के बाद का सिनेमा डिफरेंट है। ये सिनेमा की कशिश इतनी क्यों है, अगर इस बात को मैं सोचने की कोशिश करूं, आफ्टर मुझे ये बीमारी लगी कैसे सिनेमा देखने की। छोटा सा बच्चा जिसे कि पढ़ने से मतलब होना चाहिए, वो फिल्म्स में जाकर दोपहर को दिखाता है। क्यों दिखाता है? बल्कि यहाँ तक भी हुआ था कि मेरे पे संगीत का प्रभाव बड़ा रहता था। जैसे एक बार मैंने जिक्र किया कि हमारे घर के सामने एक वो पब्लिसिस्ट रहता था जो तांगे पे लगा के जाता था। वो क्या करता था कि वो गाने बजाता था, पहले रिहर्सल करता था गानों की, फिर उसके बाद में तांगे पे ले जाकर एडवर्टाइज़ करता। तो वहाँ से मुझे लगता है कि वो जो गाने बजाता था, और उस ज़माने के गाने तो सारी कमाल होते थे। मेरे पे बड़ा नशा था संगीत का, मैं बचपन से गाता था। मुझे ये भी याद है कि शायद 1956 में, तब ये तो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला ही अलग होता था। ये सब नहीं होता था कि आप क्या कर रहे हैं कि भाई ये किस में पढ़ता है, ये जी एल कौन सा होते हैं, वो केजी होती है, ये केजी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये नर्सरी में पढ़, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फिर आप पहली। ये सब नहीं था। 5 वर्ष की उम्र पूरी कीजिए, सीधे क्लास 1 में जाइए। ये मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की, मतलब सादे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। वो पब्लिक स्कूल तो तब भी, उनकी तो कहानी तब भी अलग ही होती थी। तो इसमें क्या होता था कि वो मुझे गाने के लिए जब कहते थे तो मैं बड़े आराम से गा देता था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये मैं छोटा सा 6-7 साल की उम्र में गा देता था। तो जब टीचर कहता था, बाल सभा होती थी ना सैटरडे को वहाँ पर, ये टीचर कहता था कि भाई बताओ क्या सिलसिला है, कैसे, और कुछ सुनाओ ना। चली गोरी पी से मिलन को चली, बताइए, हेमंदा का गाना भी गा देते थे 6-7 साल की उम्र में। भाई बड़ा मज़ा आता था, कमाल का दौर था। उस दौर की फिल्म्स को देखना, उन्हें याद करना, बड़ा मज़ा आता था। आज सुबह सुबह 21 अप्रैल को वो पूरा युग याद आ गया, मतलब पिछला जन्म भी याद आ गया। कैसे कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स याद आ गए। मदन मोहन जी की धुनें क्या बनती थी, क्या धुन बनाते थे, क्या गीत होते थे। खेलो ना मेरे दिल से, वो मेरे साजना, ना 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 ना। आहा, क्या दर्द होता था। और लता जी के साथ मदन जी क्या गीत बनाते थे। मैं जयदेव जी को भी बहुत पसंद करता हूँ। जयदेव जी तो बिल्कुल ही निराले संगीतकार थे। ख़याम साहब बिल्कुल ही अलग तरह के संगीतकार थे। याद है ना आपको वो फिर सुबह होगी, और उसके बाद कभी कभी। मुझे उस दौर में जो संगीतकार थे, रोशन जी, मन रे तू काहे ना धीर धरे, इतने सारे, सज्जाद हुसैन साहब, उनकी रुस्तम सौराब, क्या फिल्में बनाते थे लोग, और क्या संगीत होता था उन फिल्म्स में। और इस विसल से मुझे पाकीज़ा की वो माजवी याद किरदार या साहिब जान याद आ गई। हर रात एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर उसके दिल को छू जाती थी, फिर वो सो नहीं पाती थी। ये देखिए, यही वो ट्रेन की सीटी थी। वो अजनबी आया, कह गया आपके पाँव देखे इन्हें ज़मीन पे मत उतारिए। क्या रोमांस था, रोमांस था। वो रोमांटिक एरा था। ज़रा ज़रा सी बात के पीछे रोमांस होता था, और वो किरदार इस किस्म के। फिर वो मोहब्बतें, कौन नहीं जानता राज कपूर साहब और नरगिस जी,
दिलीप साहब और मधुबाला जी, देव साहब और सुरैया जी। देव साहब सुरैया जी से शादी करना चाहते हैं, नानी कहती है ना ना ना। दिलीप साहब मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, अब्बा कहते हैं ना ना ना। नरगिस जी राज कपूर साहब से, लेकिन राज कपूर साहब पहले ही मैरिड थे। क्या दौड़ था वो, क्या रोमांस था। अधूरे ख्वाबों को अपनी निगाहों में दिए हुए ये लोग कितना क्रिएटिव काम करके। मुझे कई बार लगता है कि जब ज़िंदगी में कुछ छूट जाता है तो आपकी शख्सियत और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। अधूरे ख्वाब ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी है। क्या गीतकार होते थे, शैलेंद्र, हसरत साहब, साहिर लुधियानवी साहब, मजरू साहब, कैफी आज़मी साहब, राजेंद्र कृष्ण जी, इतने बड़े बड़े गीतकार उस ज़माने के कमाल के होते थे। मैं तो आज सुबह सुबह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, और ये दुनिया मेरी दुनिया थी। दरअसल मैंने दूर से इस सब को देखा। बाद में मेरे दोस्त कमल जी साहब की मेहरबानी है कि मुझे गुलजार साहब से उन्होंने मिलवाया। गुलजार साहब तो आज भी अपने आप में एक अलग ही इंसान है। क्या फिल्म्स बनाई 1971 में मेरे अपने शुरू करके, और उसके बाद क्या कमाल की, मतलब इस दौर में फाइनेस्ट फिल्म मेकिंग उन्हीं से हुई है। इजाज़त, और इजाज़त में अनुराधा पटेल जो उन्होंने रोल किया है माया का, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपने कमाल किया, वो कहती है ये सारा कमाल गुलजार साहब का है। उन्होंने इस कैरेक्टर को कंसीव किया, मैंने तो सिर्फ इसको पर्दे पे प्ले किया। बड़े कमाल के लोग। तभी मैं सोचता हूँ कितना कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में देखा। मैं फिल्म्स के लिए तो मैं ख़ास तौर से अपने दोस्त कमल जी साहब को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लेक टंडन जी से इतनी अच्छी दोस्ती हमारी हो गई थी। मैं उनसे पूछा करता था, लेक जी वो गाना कैसे बना था, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। आहा। और लेख जी फिर मुझे पूरा बताते थे कि कैसे शंकर जयकिशन उनके साथ काम करते थे, शैलेंद्र जी, हसरत जी काम करते थे। तो गुलजार साहब से एक बड़ी तवील गुफ्तगू का मौका कमल जी साहब ने दिलवाया था। 70 मिनट तक मेरी उनसे बात हुई थी गुलजार साहब से। दिन था 29 सितंबर 2004, और फिर उसके बाद 27 सितंबर 2007 को देवानंद साहब की पार्टी में जाकर देव साहब से मिलना, और वहाँ और बहुत सारे कलाकारों का होना, ये सब कुछ मुमकिन हो चुका मेरे दोस्त कमल जी साहब की वजह से। वो मुझे वहाँ तक पहुँचा देते थे, जिससे भी मिलना हो मिला। कमल जी साहब की शादी थी 13 अप्रैल को 1988 को। रात को विनोद खन्ना साहब भी बहुत देर तक, लगभग 2-3 घंटे तक एक ही जिस जगह हम सब लोग बैठे थे, और खूब बातें हुई थी फिल्म्स के बारे में भी और वैसे भी। नशा है ये, एक बार सर चढ़ जाए, जादू है ये, सर चढ़ के बोलता है। ये सारा कुछ मैंने बोल दिया आपके सामने, देख लीजिए कितना मेरा फिल्मी ज्ञान, क्या इल्म है। बचपन से जब एक ही चीज़ में आपको दिलचस्पी है और वो है सिनेमा, तो इतना तो आप कह ही सकते हैं। तो आइए दिन को शुरू करें 21 अप्रैल को, और याद करें दादा साहब फाल्के को। एक अच्छा काम यही किया सरकार ने कि उनके नाम पे एक बहुत बड़ा अवार्ड नेशनल लेवल पे दिया जाता है। किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट ने कमाल किया होता है तो उसको ये अवार्ड मिलता है। सभी बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने मेहनत की थी उनको ये मिल चुका है। लास्ट वर्ड है ये, मतलब ये अवार्ड ही हाईएस्ट माना जाता है फिल्म मेकिंग में। और इससे आगे कहने को फिर एक अलग फेज़ शुरू होती है, लेकिन यहाँ तक की जो बातें मुझे कहनी थी मैंने कहीं। आज के दिन को मैं दादा साहब फाल्के को भी प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से ये सब हुआ, वरना तो हम एक बड़ी सच्चाई से महरूम रह जाते। फिल्म ना होती, सिनेमा ना होता, तो मैं सोचता हूँ जीवन होता क्या। ये जो बाहर अब फिर से सिनेमा में पब्लिक लौट आई है, बीच में एक वीडियो का ज़माना आया था, लोग हट गए थे। और सिनेमा का मज़ा तो है ही सिनेमा हॉल में जाकर। और अब तो खैर अब उनकी शान शौकत ही अलग है। जो 80 पैसे में हम सिनेमा देख के आ जाते थे, अब उसके लिए आप 250, 300, 350, 400 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का दौर है, चलता है, सब चलता है। मज़ा आया मुझे आज उस दौर को याद करके। अपने कुछ दोस्तों तक पहुँचेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सिनेमा सिनेमा ही है भाई, कुछ भी कहिए। तो आज के दिन को हम याद करते हैं। प्रीमियर हुआ था, पहले बता दूं आपसे, राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर हुआ था आज 3 मई, और 1913 को फिल्म रिलीज़ हुई थी।
आप सबके लिए बहुत दुआएं दिन है। आज 21 अप्रैल, बरस है 2020।